पेट सही तो सब सही। फेमस अमेरिकन राइटर क्रिस्टीन लिखती हैं, ग्रेट ही हैज़ इंडाइजेशन सो लेट्स टॉर्चर हिम विथ ए केक। मतलब किसी अपचन वाले को परेशान करना हो तो उसे केक दो। वहीं जीन्स फ्रेंच लॉयर के अनुसार दोज हु हैव इंडाइजेशन आर अटरली इग्नोरेंट ऑफ ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग। यानी बदहजमी से पीड़ित लोग पूरी तरह से अपने खाने पीने के उसूलों को लेकर अनजान नासमझ होते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कई साल पहले ही कह चुके, बदहजमी, अपचन, एसिडिटी। दोस्तों आज इस पेट से जुड़ी इस आम समस्या के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे क्या होते हैं इसके लक्षण, कैसे इसे पहचानें और इससे कैसे छुटकारा हासिल करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं डॉक्टर रफ़ीक कोई शो करूं वो फ़ौरन आपके स्क्रीन पर पहुंच जाए। दोस्तों आजकल की इस बिज़ी भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। कामकाजी लोग अपने समय को बचाने के लिए भूख लगने पर स्ट्रीट फूड या जंक फूड का सहारा ले लेते हैं। इसमें ख़ासतौर पर मैदा, तेल, मसाले वगैरह होते हैं जो फ़ौरन पेट की भूख तो मिटा देते हैं, बट ये हाजमे में काफ़ी कठिन और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके चलते बदहजमी, गैस, एसिडिटी और यहाँ तक रिसर्च से साबित है कि कैंसर भी हो सकता है। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक 38% लोग इस बीमारी से परेशान हैं और इंडिया टुडे की माने 25 करोड़ लोग इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो यहाँ तक छाप दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इंडाइजेशन की समस्या को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के इलाज में जो दवाइयाँ जैसे कि एंटासिड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोबायोटिक्स वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं, जिसके चलते भारी भरकम रेवेन्यू देश को मिल रहा है और बेरोज़गारों को रोज़गार मिल रहा है। अब सीधे बात करते हैं इसके लक्षणों को लेकर। तो दोस्तों इसमें सब में आम लक्षण होता है कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद में ही इंसान को पेट भरा भरा लगता है। भूख उसको बाकी रहती है लेकिन थोड़ा खाने के बाद में ही उसका पेट फुल हो जाता है, वो खाने से मना कर देता है। उसी तरह से कुछ लोगों में खाना खाने के बाद में काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ रहता है, भूख की इन्हें फीलिंग नहीं रहती। ये भी देखा गया है कि छाती में जलन, किसी किस्म का दर्द, बेचैनी, उसी तरह पेट का आकार बढ़ा हुआ या पेट पर सूजन, फुगार, डिस्टेंशन महसूस होता है। ये लोग कहते हैं कि अंदर से पेट में गचपन महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है। लोग डकार कंप्लेन करते हैं, गैसेस की समस्या होती है, कुछ लोगों को मतली उल्टी भी हो सकती है। ख़ास तौर पे ये लोग सुबह में उठने के बाद में पूरी तरह से अपना पेट साफ़ नहीं कर सकते। मोशन को सुबह में 2-3 बार जाना पड़ता है। मोशन की कंसिस्टेंसी कभी लूज़ रहती है, कभी सेमी सॉलिड और कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड। तो ये सारे हमने देखे इसके लक्षण। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसको पहचानें, इस बीमारी को डायग्नोस कैसे करें। वैसे तो इसके लक्षण जैसे कि छाती में जलन, गैस, डकार वगैरह काफ़ी कॉमन है। क्लियर कट इस बात से पता लगाया जा सकता है कि अपचन की समस्या है, लेकिन कुछ कठिन केसेस में जैसे कि कैंसर और गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह में कुछ स्पेशल टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो उन टेस्टों में आते हैं हमारी सांस पर होने वाला H. पाइलोरी ब्रेथ टेस्ट और हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। H. पाइलोरी ब्रेथ टेस्ट से ये पता चलता है कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया का जो कि गैस्ट्रिक अल्सर करता है, पेट में अल्सर करता है, वो है या नहीं उसका इन्फेक्शन। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया ओवर ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, उसे सीबो कहते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। कुछ केसेस में दोस्तों एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। सब जानते हैं एंडोस्कोपी में दूरबीन डाली जाती है फूड पाइप के ज़रिए और पेट में देखा जाता है कि कहीं अल्सर है, ज़ख्म है या कैंसर है। उसी तरह से कभी कभी सोनोग्राफी, सीटी स्कैन पेट का और कुछ ब्लड टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमने देखे इन्वेस्टिगेशंस या इस बीमारी को कैसे पहचानें। अब बात करेंगे कि कैसे इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी से छुटकारा पाने में आपका खाना पीना, आपकी जीवन शैली काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कितने बार खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आपका सोना उठना, नींद, आपका तान तनाव, आपकी वर्जिश, आपका वज़न, कुछ बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल वगैरह, ये सब मायने रखती हैं। सब में पहले देखते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आपको अपना डाइजेशन फिट रखना है तो आपको ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री और फॉडमैप फ्री डाइट लेना है। मैं एक एक से बताऊंगा कि ये ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री और फॉडमैप फ्री डाइट क्या होती है। सब में पहले देखते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट वो डाइट होती है, वो खाना होता है जिसमें ग्लूटेन मौजूद नहीं होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है गेहूं में, राई में, जौ में।
ये राई वो राई नहीं जो हम पोहा वगैरह में डालते हैं काले कलर की, ये एक किस्म का अनाज है। ये जो ग्लूटेन होता है इसकी एक ख़ास बात होती है कि जब ये पेट में जाता है तो ये डाइजेशन के लिए काफ़ी कठिन होता है। इसकी वजह से गैस फॉर्म होती है और मोशंस की कंसिस्टेंसी भी लूज़ हो जाती है। तो जिन लोगों को ये सूट नहीं होता ग्लूटेन, उन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है कहा जाता है। तो ये ग्लूटेन सभी गेहूं और मैदे की चीज़ों में पाया जाता है, बेकरी आइटम्स में पाया जाता है। तो जिन्हें भी अपचन का प्रॉब्लम है उन्होंने ये सारी चीज़ें जिसमें ग्लूटेन होता है मैंने जो बताई वो नहीं लेना है। देखते हैं लैक्टोज फ्री डाइट क्या होती है। लैक्टोज फ्री डाइट वो डाइट होती है, वो खाना होता है जिसमें लैक्टोज नहीं होता है। लैक्टोज एक शक्कर है जो पाई जाती है दूध में। ये भी डाइजेशन के लिए काफ़ी टफ होती है, जिसके चलते गैस फॉर्म होती है और डाइजेशन बिगड़ता है। इस समस्या में आने वाले लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम कहा जाता है। तो वो लोगों ने ये दूध और डेयरी से बनी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, शेक्स, खवा और दूध की मिठाइयाँ वगैरह नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉडमैप फ्री डाइट की। फॉडमैप का फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ओलिगोडाइमोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेशन में डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसके चलते गैस फॉर्मेशन वगैरह होता है। ये फॉडमैप पाए जाते हैं गेहूँ में, मैदा रवा में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, तरकारियों में गोभी, लहसुन, प्याज, फ्रूट्स में तरबूज, सेब, आम, ड्राई फ्रूट्स में काजू, पिस्ता और शहद वगैरह में भी ये रहता है। तो जिन लोगों को भी इंडाइजेशन या बदहज़मी का प्रॉब्लम है उन्होंने इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है तो फिर खाएं क्या अगर गेहूँ और ये सब चीज़ें ना खाएं? तो जवारी का एक ऑप्शन है, राइस का एक ऑप्शन है और बाकी के फ्रूट्स और वेजिटेबल जो मैंने नहीं जिनके नाम लिए वो आप ले सकते हैं। उसी तरह से तेज़ खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें, तेल घी की, ये भी डाइजेशन पे काफ़ी हार्ड होती है दोस्तों, इनका भी सेवन ना करें। चाय कॉफ़ी काफ़ी पॉपुलर है पूरे दुनिया भर में, एक सोशल ड्रिंक माना जाता है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि कॉफ़ी और चाय में कैफ़ीन, टैनिन और थियोफाइलिन जैसे केमिकल्स होते हैं जो दो चीज़ें करते हैं। नंबर 1 स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशन ज़्यादा बनाते हैं। नंबर 2 जो फूड पाइप यानी इसोफेगस और पेट की जो बैग रहती है स्टमक, दोनों का जो जंक्शन होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, उसको रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक के जो अंदर के जो कंटेंट्स है खाना एसिड वगैरह वो ऊपर फूड पाइप में आते हैं, हालांकि यहाँ तक कि मुंह में भी आ जाते हैं। तो उसकी वजह से अपचन एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें, ना करें तो बेहतर है जिन्हें ये प्रॉब्लम है। तो ये दोस्तों हो गया खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब ये देखते हैं कि कितना खाना है। तो खाना आपने कभी भी पेट भर के फुल नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, कम खाना है, भूख थोड़ी रखते हुए खाना ख़त्म करना है। तो एक मिसाल दूंगा कि लिफ्ट है जिसमें लिमिट रहती है, उससे ज़्यादा अगर उसमें मेंबर चढ़ जाएं तो लिफ्ट अलार्म देती है और वो काम नहीं करती। उसी तरह पेट भी ज़्यादा अगर उसमें खाना जाएगा तो उतना परफॉर्म नहीं करेगा, उसमें बिगाड़ आ जाएगा। उसी तरह से खाना कितने बार खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों को देखा गया है कि वो दिन में सिर्फ 1 या 2 बार खाते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि जो हम खाते हैं वो सिर्फ 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, एसिड उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। बाकी के टाइम में अगर उसे खाना ना मिले तो एसिड जमा होते रहेगा स्टमक में और वो अंदर के स्मूथ मसल्स को, म्यूकोजा को डैमेज करेगा। तो हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है, दिन में 4-5 मरतबा खाना है। टाइमिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब खाना है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सुबह का नाश्ता काफ़ी देर से करते हैं, रात में भी काफ़ी लेट से करते हैं। तो दोस्तों ये सब में ज़्यादा ख़तरनाक है। सुबह का नाश्ता जल्दी 8-9 बजे कर लें और रात का खाना 7 बजे के पहले पहले कर लें। उस सोने से पहले 3-4 घंटे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना खाए और तुरंत सो गए। तो टाइमिंग्स काफ़ी मायने रखती है। अब ये अक्सर आजकल की बिज़ी लाइफ में देखा गया है कि लोग 5-7 मिनट में अपना खाना ख़त्म कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो ये बिल्कुल गलत है। खाने को कम से कम 20 से 30 मिनट दें, अच्छे से उसे चबाकर खाएं। एक निवाले को साइंटिफिक लिटरेचर से ये कहा गया है कि 30 से 40 मरतबा बाइट करना चाहिए, चबाना चाहिए। तो ये सब मैंने बताया खाने पीने के बारे में। दोस्तों इसके बाद में नंबर आता है नींद का। जी हाँ, नींद कम से कम आपने 7-8 घंटे लेना है। डाइजेशन की प्रक्रिया रात में नींद में ही कंप्लीट होती है। रिसर्च से देखा गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी आती है। नींद को कैसे बेहतर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे बाद में देख लेना। उसी तरह से
चिंता, फिक्र, स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है डाइजेशन में। दोस्तों, ब्रेन गट एक्सिस होता है। आपके दिमाग पर अगर स्ट्रेस रहेगा तो उसका स्ट्रेस आपके आंतड़ियों पर भी आएगा, आपके डाइजेशन पे भी आएगा। तो जहाँ तक हो सके स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें। अगर आप अपना डाइजेशन स्मूथ अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए योगा मेडिटेशन करें। इसको कैसे कम करें चिंता फिक्र को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख लेना। उसी तरह से जो लोगों को कुछ बुरी आदतें होती हैं जैसे कि शराब, जर्दा, सिगरेट, तो ये भी हानिकारक है पेट के डाइजेशन के लिए। शराब में अल्कोहल होता है, सिगरेट और जर्दे में निकोटीन होता है। इन दोनों की वजह से एसिड सिक्रीशन काफ़ी होता है और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन यानी फूड पाइप और स्टमक बैग का जंक्शन वो रिलैक्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया था चाय कॉफ़ी के साथ। तो वही अंदर के कंटेंट्स स्टमक के ऊपर आएंगे फूड पाइप में और मुंह में आएंगे और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शराब, जर्दा, सिगरेट को बंद करना है, कम करना है। साथ में सुबह में उठने के बाद में एक्सरसाइज करें, आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज सुबह में खाना खाने के पहले करें और रात के खाने के भी 1 घंटा पहले करें। सोते समय इन लोगों ने खास ध्यान रखना चाहिए कि सिराना जो हेड एंड है पलंग का वो थोड़ा सा एलिवेटेड हो, यानी कि जो सर सिराने के जो पैर होते हैं पलंग के उसके नीचे लकड़ी का ब्लॉक वगैरह लगा लें। हेड एंड एलिवेटेड होना चाहिए ताकि ग्रेविटी की वजह से स्टमक और उसमें के कंटेंट्स एसिड वगैरह वो नीचे का नीचे ही रहें, ऊपर रिगर्स न कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जो आपने लेना है और कुछ नहीं लेना है। जो नहीं लेना पहले बता दूँ, उनमें है पेन किलर्स, NSAIDs, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स। ये काफ़ी तेज़ी से pH को डाउन करते हैं और एसिडिटी काफ़ी बढ़ाते हैं। दवाइयाँ आपने लेनी हैं, उनमें आते हैं एंटासिड्स, प्रोकाइनेटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स। तो ये आपको डॉक्टर साहब के मशवरे से लेने हैं। तो दोस्तों, जब आप इन सब चीज़ों पर अच्छे से अमल करोगे, कंट्रोल करोगे, तो मुमकिन है कि आप भी इंडाइजेशन की समस्या से बाहर आ जाओगे। थोड़ा सा मुश्किल है बट ये नामुमकिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। हमारे पास हार्ट, शुगर, जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स का OPD और एडमिट करके इलाज किया जाता है। हम हेल्थ अवेयरनेस पर टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब के मीडियम से। आज का वीडियो उसी का पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं जल्दी कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।